अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फराह हाशमी और तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम फेस टू फेस में। आज की खबरों पे हम बात करेंगे, नई आईनी तरमीम आने जा रही है। नए सूबों की मुखालफत पर तमाम सियासी जमातें यकजा हो गई हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गुलाम कादिर का नाम क्या फ़ाइनल हो गया है और आज़ाद कश्मीर की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग में मशावरत जारी है। मीर रज़ा जिस्म सुन करने वाली दवा की और कमीज़ पर तेज़ाब के असरात की तस्दीक हो चुकी है। आइए शो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे आज के पैनल को। शहजाद हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी, माहिर कानून ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। फैसल साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि मीडिया में खबरें ये आ रही हैं कि नई आईनी तरमीम यानी कि 28वीं आईनी तरमीम की हम बात करें जो कि आने जा रही है। हुकूमत तो डिनाई कर रही है, लेकिन असल खबर क्या है, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, जो 28वीं तरमीम है, ये कोई जब 26वीं और 27वीं तरमीम की गई थी तो तभी ये एको हो गया था कि 28वीं तरमीम की राह हमवार करने की जो है उनके लिए ये तरमीम की जा रही हैं। और इन तरमीम का बुनियादी मकसद जो है, जो कि इस वक्त संवाद की जो सीना गज़त है या जो कि इन्फॉर्म लोग हैं, वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ इलाके हैं जिनको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा बनाना है, जिसमें कराची है, ग्वादर है, गलियात हैं और कुछ इस तरह का सिलसिला है। और फिर छोटे सूबे जो यूनिट्स हैं, क्योंकि ये भी एक जो इस वक्त बैड गवर्नेंस का, आपको पता है नकवी साहब का मैसेज जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि जी गवर्नेंस के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो इसको बनाने के लिए छोटे सूबे या इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही है। तो 28वीं तरमीम जो है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, तो इनएविटेबल है। शायद वो अक्टूबर तक आ जाए, या क्योंकि बीच में अगर ये ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग ना होती, अमेरिका और इसराइल ईरान पे हमला ना करते, तो शायद ये अब तक आ चुकी होती। लेकिन अब क्योंकि अभी शुनीद यही है कि शायद ये सब अक्टूबर तक टेबल हो जाएगी। इस वक्त जो नए सूबे की आप भी बात कर रहे हैं, तरमीम लाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ना तरमीम लाई जा सकी तो फिर रेफरेंडम की तरफ भी बात जा सकती है। कानूनी आईनी तौर पर ये सब कुछ लीगल है, आपको कोई बहाम तो नहीं इस पर? नहीं, रेफरेंडम तो किया जा सकता है जी। रेफरेंडम तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है और रेफरेंडम की तरफ बात जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर जिस तरह से आपने पीछे भी एक छोटी सी झलकी देखी कि नकवी साहब के बयान के बाद जिस तरह से बिल्कुल हुकूमत की छुट्टी हो गई थी, तो ये पार्टीज की सकत नहीं है कि वो ना कर सकें। तो बेहतर यही है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और रेफरेंडम से बात ना बनी तो शायद फिर रेफरेंडम से भी बात आगे चली जाएगी। ये होना तो है। दुरुस्त फरमा रहे हैं चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सैयद इमरान शफकत साहब, आपने हमें वक्त दिया है। मैं आपसे भी यही बात पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में कुछ हलचल चल रही है, रेफरेंडम की बातें हो रही हैं, 28वीं तरमीम की बात हो रही है। आपके पास क्या हमेशा वैसे खबर होती है, आज क्या खबर है आपके पास? शुक्रिया भट्ट साहब। जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बात उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है और खबरें भी कुछ इसी तरह की हैं कि ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश अगेन जो बात उन्होंने की कंसेंसस के साथ होना चाहिए। तो अगर ये कंसेंसस के साथ होगा, इत्तेफाक राय से होगा तो ही होगा। अदरवाइज अगर ज़बरदस्ती करेंगे, इम्पोज करेंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा देर पा नहीं होती। लेकिन जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, खबर भी उसी तरह या उसी नीयत की चल रही है, और ये खौफ जो है ये सियासी जमातों के यहाँ भी पाया जा रहा है कि अगर ये हमने इत्तेफाक राय से ना किया या ये इस पर इत्तेफाक राय पैदा ना किया जा सका, तो फिर रेफरेंडम या रेफरेंडम से आगे की बात चल सकती है। बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बतौर सियासियात के तालिब इल्म के और सहाफत के तालिब इल्म के बात करें, तो इस तरह की जो ख्वाहिशात होती हैं जो इम्पोज की जाती हैं, या फिर ये कहना कि ये होना तो है, वो जो होना तो है, ये एक तरह की एक धमकी सी होती है और एक खौफ सा होता है। लेकिन इनके नताइज माजी में क्या निकले हैं? यहाँ पर एहतसाब की ख्वाहिश भी यहाँ पे हमेशा से रही है
लेकिन ये जो ख्वाहिशात होती हैं ये इनफरादी होती हैं गालबन, और उन इनफरादी ख्वाहिशात की तकमील में कुछ लोगों को अपने फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं। अपनी किसी ने कोई दुकान चलानी होती है तो वो साथ मिल जाते हैं, फिर वो काम शुरू कर देते हैं, वो काम फिर चल निकलता है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। हाल के तौर के ऊपर अगर किसी ख़ानदान हुक्मरान जो है उसमें बुखार भी आ जाए तो वो कहते हैं कि ये भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपके नॉलेज में है कि पंजाब में बड़े बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स हो गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, जिन्होंने जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की, अपने पार्टी के धड़े को नहीं छोड़ा। जब अपोजिशन लीडर बनाने की भी बारी आई तो उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। वजह क्या थी कि ये जो क़यादत है, ये जो इक़्तिदार है, ये एक खानवादे से निकल के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये खामियां पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर हैं, लेकिन क्या वो खामियां दूर करने का रास्ता यही है कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर तब्दील करने के लिए पाकिस्तान? ठीक कह रहे हैं सैयद इमरान शफकत साहब। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है हुकूमत को तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने सूबों वाली कोई बात की नहीं। आप पता नहीं क्यों ऐसी बातें मार्केट में शराज भट्ट साहब फैला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं फैसल साहब कि क्या ये लेफ्ट दिखाकर राइट मारने वाला कुछ चक्कर तो नहीं कि सूबों की बात करनी है और कहना कुछ और है? काबिल एहतराम फैसल भाई। देखिए सर, बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब से तो बात नहीं करेंगे ना, बात तो वो वहीं पे करेंगे जो उनकी लीडरशिप है। ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ और आज़ाद ज़रदारी साहब उसने हुकूमत की बात की है सर, अपनी बात नहीं की, हुकूमत का कहा है सर। ये बात तो राना सनाउल्लाह साहब की मानने वाली नहीं है। जब आपके वज़ीर दाखिला जो हैं वो पब्लिकली आके आपके कुलीग हैं ना, तो वो बयान कर देते हैं, तो वो रिपल्स तो फिर आपको पता है ये जो चीज़ें होती हैं, आपने तो बड़ी सारी ज़िंदगी सहाफ़त ही की है। ये चीज़ें जब पब्लिक होती हैं तो ये बंद कमरों से पब्लिक में आने में जो वक्त लगता है उसका मतलब तो यही होता है ना कि फिर आपको एक ओपनली कॉशन दिया जाता है कि भाई बात यह है कि ये काम है। और फिर दूसरा आप देखें, ये बिल्कुल जो इमरान शफकत साहब ने बातें की हैं उनसे तो दूसरी राय रखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इशू ये है कि क्या इस वक्त इन जमातों में इतनी सख्त है कि ये आगे से अपना स्टांस ले सकें, क्योंकि जो इनकी जो डिपेंडेंस है टोटल वो अपनी कारकर्दगी पे या वोटों पे तो है नहीं ना ही अवाम से वोटों की जो है वो तो को कर सकती हैं ये दोनों पार्टियां जो मेन पार्टियां इस वक्त हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने जो कल वहाँ पे मरी में मीटिंग की है उसमें तो मेरे ख्याल में कि वो शाह गुलाम कादर जो हैं वो काफ़ी उनका चांसेस हैं पीएम बनने के। तो वहाँ पे भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को यही शिकायत की है कि ये आपने इलेक्शन में जब जीबी में इलेक्शन हुआ तो हम तो आपके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन कश्मीर में आपने बिलावल साहब ने जो तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया वो उनको पसंद नहीं आया। यार पसंद आ भी नहीं सकता किसी तौर पे भी, लेकिन ये जो सारे रिपल्स हैं आखिर इनका कोई हल निकलना ना। जी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सियासतदान है जिनका लोगों के साथ बड़ा रास्त रब्ता है वो तो ना 3 में ना 13 में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि पीटीआई असम्बलियों में वापस कायमा कमेटियों के हवाले से वापस जा सकती है, खबर है फैसल भाई? जी देखें, नासिर अब्बास साहब की बात वो बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि बाहर क्यों आए थे जब उस वक्त भी ये जज्बाती फैसले होते हैं। जी कायमा कमेटियां छोड़ दें, जब आपने या तो फिर आप कायमा कमेटियां छोड़नी तो फिर असम्बलियां भी छोड़ें, निज़ाम से बाहर आएँ। निज़ाम के बाहर रह के निज़ाम बदलने की कोशिश करते हैं ना, निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिकली ये दो मौक़िफ़ आते हैं ना जिस सामने। पीटीआई का मसला ये है भट्ट साहब के पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है और उनको नहीं पता कि इस तरह से मामलात उन्होंने जिस तरह से किए हैं, गंभीर किए हैं। देखें ना, उसका सारा जो नुकसान है या जो सारा भुगत रहा है वो तो इमरान खान भुगत रहे हैं। इमरान साहब आपकी तरफ हम बढ़ेंगे, आपका क्या कहना है? देखें, बात यह है कि मैं फैसल साहब ने जो बात की मैं उसके ऊपर अपना फीडबैक देना चाहता हूँ जी। मेरा टेक ये है कि उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि ये अवाम में जाके अपना केस लड़ सकें या जो नए सूबों की बात हो रही है उसके ऊपर कोई अपना मुकदमा उनके सामने रख सकें।
मेरा ये ख्याल है कि जो सियासी मामलात होते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर फैसल चोई साहब समझते हैं, वो कब कोई करवट और ले जाएं ये पता नहीं चलता होता। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो लोग जो थे, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इतने वो गैर मारूफ हो चुके थे, वो कह रहे थे हम वोट इमरान खान साहब के खिलाफ उस सूरत देंगे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जामिन हो कि नून लीग हमें टिकट देगी। और अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आंखों में आंखें डाल के लोगों की जब उनको 47 का ताना दिया जाता है, जब उनको इलेक्शन चोरी कराने का ताना दिया जाता है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा ये कह देते हैं कि 2018 में कौन से इंतखाबात हुए थे ये भी बता दें। तब जो नून लीग के साथ हुआ था वो अब की बार पीपल्स पार्टी के साथ हो गया। ये वो निजी सतह के ऊपर ये वाली बात करते हैं। तो अगेन ये कहना कि ये इस इशू के ऊपर अगर ये लोगों में नहीं जा सकते, लोगों में जा सकते हैं और मूव बन सकती है, वेव चल सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप सिंध में चैलेंज करके देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल 17 साल कारकर्दगी धरी की धरी रह जाएगी या उनको लोग पूछेंगे भी नहीं। और सिंध की तकसीम के ऊपर सारी जो सिंध की कौम है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ और वो लीड करेंगे उनको। तो ये इतना आसान मामला नहीं है कि चूंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज उनका ग्राफ नीचे गिर चुका है, वो लोगों में जा नहीं सकते। इस वजह से आप अगर ये हल समझते हैं कि सूबे पाकिस्तान के मसाइल का हल हैं, और हम किसी की नीयत के ऊपर भी नहीं जाते, हम किसी के जो नुस्खा उन्होंने तराशा है या तलाश किया है कि ये पाकिस्तान के अमराज का हल है, हम उसके ऊपर भी शक नहीं करते। बिल्कुल ठीक होगा, दोनों चीजें ठीक होंगी, नीयत भी ठीक होगी, जो इलाज तजवीज किया जा रहा है वो भी ठीक होगा, लेकिन तरीकाकार जरा गड़बड़ है। इस तरह के मामलात ये कौमें जो हैं ये बड़े वसी पैमाने के ऊपर डिबेट्स करती हैं। अगर इस आइन के साथ इस तरीके के साथ अगर आपने छेड़छाड़ करनी है जिस तरह से हुई माजी करीब में, वो भी इसलिए चल गई कि पाकिस्तान में जुडिशरी का एक अलग से एक हिस्ट्री थी, तो अदरवाइज शायद ये भी ना चल पाती। तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कंसेंसस डेवलप हो सकता है, कौम इस तरह किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो सकती है, और ये कौम का मिजाज बदलने की बात है, कौम की सोच बदलने की बात है, और ये कहें कौमी जिंदगी बदलने की बात है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, इट्स टू हार्ड, आप इस तरह से नहीं कर सकते। फैसल भाई, बड़ा सादा सा सवाल है, ये मुलाकातों का ही मसला पड़ा हुआ है, खान से मुलाकात करवा दे, खान से मुलाकात करवा दे। पाकिस्तान के इतने बड़े मसले हैं, ये एक बात पर आकर रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? कुछ इस पर एक्सप्लेन करेंगे? देखिए सर, पीटीआई का तो ज़ाहिर है, पीटीआई तो इमरान खान है ना, इमरान खान के अलावा तो पीटीआई में कुछ भी नहीं है ना जी, तो लिहाजा वो सारे इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं। और मैं आपको एक शायद मुमकिनात में से मैं खबर देता हूँ, शायद अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में मुलाकात हो भी जाए इमरान खान साहब से और उनके डॉक्टर्स की या उनकी फैमिली में से किसी की, ये बातचीत चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये एक्सेस जो है उन तक ग्रांट कर दी जाएगी, और ये जो मामलात हैं मुलाकात की तरफ बढ़े। फैसल भाई, जो आपने बात की है बहुत बड़ी खबर दी है, मैं इस बात से एग्री हूं कि मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते 10 दिन में इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। लेकिन पूछना आपसे यह चाहता हूं कि ये 20 लाख का जो फिगर दे रहे हैं किबला मोहतरम केपीके के वजीर आला, ये आपको कुछ बात समझ में आती है? इमरान खान की एक मुलाकात 20 लाख पे भारी है। आप देखिएगा कि ये मुलाकात जब होगी, या तो देखें ना, सोहेल अफरीदी के इंटरव्यूज भी तो रिले हुए हैं ना काफी सालों बाद, यानी पीटीआई के वजीर आला के, तो वो भी तो ऑन एयर गए हैं। चेंजिंग हवा में मौसम की तरह बदलाव तो आया ना भट्ट साहब। तो जो हमारे दोस्त ये कह बिल्कुल शफकत साहब की बात दुरुस्त है कि इधर जो सियासी मौसम करवट लेता है तो कुछ ही घंटों में ले लेता है और फिर उसकी अपनी असरात शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो ये फिर दोनों पार्टियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। इमरान शफकत साहब अभी आपके सामने बहुत बड़ी खबर दे गए हैं। फैसल चौधरी साहब वो फरमा रहे हैं मुमकिन तौर पर 10 से 12 रोज में इमरान खान के साथ सीएम केपीके की मुलाकात जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि पीटीआई का 20 लाख अफराद सड़कों पर लाने वाले एहतजाज की बातें अब सारी खत्म होने जा रही हैं और ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका आ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है भट्ट साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी धमकी की वजह से नहीं हो रहा
कि हम 20 लाख लोग ले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब बाहर थे तो उन्होंने कितने वो तहरीकें चला के खुद उन्होंने लीड किया था, तो कितनी कामयाब हो गई। दूसरी बात ये कि ये कितने लोग पहले ले आए हैं जो अब ले आएंगे 20 लाख। ऐसा कुछ नहीं है, असल मामला ये है कि ये सूबों वाला ही मामला है। पाकिस्तान के वो लोग जो चाहते हैं कि सूबे बनने चाहिए, उन्होंने ही, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का भी जिक्र किया था, गारंटी दी, पब्लिकली गारंटी दी है जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने कि मेरी मुलाकात करवाएं, हमारी मुलाकात करवाएं। उस मुलाकात के बाद कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी नहीं की जाएगी, ये उन्होंने पब्लिकली कहा है। बिल्कुल सही कह रहे। दो मेरे शॉर्ट से सवाल हैं, अगर उसका जवाब मिल जाए। एक तो ये कि जो डैम की खबरें दोबारा से गर्म हो रही हैं बनने की, तो उस पर आपका क्या ख्याल है? कोई हमारे पास कंफर्म न्यूज़ है उसके हवाले से? और दूसरा, हमने रीसेंट मीटिंग में देखा कि एक मीटिंग हुई जिसमें मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि बिलावल के वो जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे टिक। तो क्या अब सारे मामला ठीक हो चुके हैं, सुलह सफाई हो गई है? ये इन दो सवालों के अगर आप हमें ब्रीफ से आंसर दे दें, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात ये कि डैम जो है ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बनने के पहले के पानी की तकसीम के मामला जो हैं वो पंजाब और सिंध के दरमियान चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। इनको मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये देखें, हमें अमराज का पता है लेकिन इलाज जो है वो ये इस तरह से नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल साइंस है और ये बाकायदा साइंस है। इसको आप जो है वो मतलब किसी और तरीके के साथ इन चीजों को डील नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस में जो साइंसी फार्मूले तरीके दरियाफ्त किए जा चुके हैं, उन्हीं के मुताबिक इन मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। अगर हम अपनी कोई नई साइंस इजाद करना चाहते हैं तो वो एक अलग कहानी है। हमने पाकिस्तान में बार बार अपनी साइंस इजाद करके देखी है, उसका हमें अफाका नहीं हुआ। तो ये जो डैम्स की नई बात चल निकली है, अभी तो पहले आप सूबों की बात कर लें। हम तो एक नहर नहीं यहाँ पे बना सके थे, तो डैम बनाना तो वो खैर बड़ी दूर की बात है। डैम के लिए सदर साहब के साथ चेयरमैन वापडा की और पाकिस्तान के बहुत हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी पिछले दिनों ऐवान सदर में, और उसमें ये कहा गया था कि जी कि एक तो माहौल बनाया जाए डैम्स के लिए, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भारत जो है वो चलने नहीं देगा। तो वो छोटे छोटे डैम अपने चिनाब के ऊपर बना रहा है, तो हमें पानी का बहुत कैद पड़ सकता है। तो सदर साहब ने उसके ऊपर जो था वो हामी तो भरी थी। अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये पीपल्स पार्टी भी अगर इस मसले को अकेले डील करना चाहे तो नहीं कर सकती। इसके लिए कौमी इत्तफाक़े राय, अब वो कौमी इत्तफाक़े राय पैदा करने का जो फार्मूला है वो भी लोगों ने दरियाफ्त किया। इमरान साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? माजरत क्या चाहता हूं, आपको कतकलामी की माजरत चाहता हूं। सदर मुमलिकत आप ये फरमा रहे हैं डैम्स पर कंसेंसस अब बहुत हो गया है, ये कह रहे हैं आप? भट्ट साहब, ये कोई 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, एक ब्रीफिंग दी गई थी सदर साहब को चेयरमैन वापडा की तरफ से, इसकी खबरें भी आई थी और उसमें उनको ये सारा ब्रीफ किया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल होने के बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी रोक लेगा, तो हमें छोटे डैम बनाने चाहिए, हमें बनाने पड़ेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर बनाने पड़ेंगे। ये पूरी ब्रीफिंग सदर साहब को दी गई थी और सदर साहब से ये इस्तदा की गई थी कि आप इसके लिए रायमा हमवार करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और साथ में ये भी कहा गया था कि इन डैम्स के बनाने के लिए वफाक के पास पैसे नहीं है, तो सूबों को इस पर भी कायल किया जाए कि सूबे अपना अपना हिस्सा इनमें डालें। तो वो कुछ साइट्स भी सदर साहब को बताई गई थी। सदर साहब ने जवाबन कहा था कि इसके लिए हमें बॉन्ड्स बनाने चाहिए। बॉन्ड्स मतलब ये कि ये जो मालियाती बॉन्ड होते हैं ना, ये जिस तरह, तो वो डैम्स उन लोगों से पैसे लें, यानी दूसरा मतलब ये था। तो खैर वो अगेन के वो मेरा ख्याल है कि ये जो अब डैम्स की बात चल निकली है ये उसी मुलाकात के बाद जो है वो शुरू हुई है। दूसरी जो सवाल पूछा था आपने कि मलिक अहमद क्यूम साहब मलिक अहमद साहब वहां पर क्या कर रहे थे उस मीटिंग में, तो इसकी 2 इतलात आ रही हैं। पहली इतला तो ये है कि वजीर आजम साहब उनको बिठा के जो साथ ले गए थे तो वो वजीर आजम साहब के मंजूर नजर हैं, और मोहसिन नकवी साहब और जो कह लें कि अहमद साहब जो हैं, ये इनके जरिए वो पंजाब में जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका कोई मुदावा करना चाहते हैं। एक ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि गुफ्तगू के और एक दूसरे को जिसको कहते हैं कि जी 2 फ्रीकैन के दरमियान राब्ता कारी के तो माहिर हैं, लेकिन एक बाज़ाब्ता एक ड्राफ्ट तैयार करना, नुक्ते के ऊपर बहस करना, एक नुक्ते को डिस्कस करना और फिर ऊंच नीच करना, ये मलिक अहमद साहब
करेंगे और उन्हीं के बिहाफ के ऊपर करेंगे जिनके बिहाफ के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ये बातें कर रहे हैं। और चूंकि एक्सपर्ट ही है मलिक अहमद साहब की कि वो वकील हैं और फिर उनको ताईद और हमायत और इत्मीद हासिल है, और ये काम यानी सूबों वाला जो काम है इसके ऊपर जो इत्तफाक़े राय या जो बातें हो सकती हैं लोगों की, सियासी जमातों की, ये आप यूं कहें कि ये जो एक मुज़ाकराती अमल होगा उसमें ये आने वाले दिनों में आपको बार बार नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए इमरान साहब। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। आइए अब बात करते हैं ईरान के 3 कतर की हिरासत में, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अतीफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीफ साहब, कैसे हैं आप? जी फाइन तफरा, आई एम फाइन, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहला सवाल ही आपसे मेरा यही होगा कि सुनने में आ रहा है ईरान ने दावा किया है कि 3 पायलट उनके जो हैं वो कतर की हिरासत में, लेकिन कतर जो है इस बात को डिनाई कर रहा है। असल खबर क्या है? थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं। अभी ये जो खबर आज आई है या कल आई है, BBC ने दी है, रॉयटर्स ने दी है, गालबन ये कह ये रहे हैं कि 2 मार्च 2026 यानी जंग जब स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी, उसके 3 दिन बाद ये इनके 2 जहाज़ जो हैं वो कतरी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए। आई थिंक वो दोनों अब जहाज़ Su-24 होंगे गालबन, क्योंकि कह रहे हैं कि अपना 2 पायलट्स दोनों जहाज़ में थे। लेकिन 2 मार्च 2026 आज हम बैठे हैं 16 अगस्त 2026 में। इस खबर को ना पहले कतर ने रिलीज़ किया ना ईरान ने इसको रिलीज़ किया, और ये बहुत बड़ी खबर है एज फार एज USA एंड इजराइल आर कंसर्न। तो अगर इस किस्म की खबर में कुछ भी सच्चाई होती तो ये बहुत पहले ये खबर निकलनी चाहिए थी। इसमें कोई चीज़ मतलब छुप नहीं सकती, आजकल कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तो लिहाजा ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि ये क्यों इसको ईरान इस वक्त क्लेम कर रहा है इस चीज़ को। नंबर 2, आपने जैसे कहा है कि कतर ने इसको फौरी तौर पे इसको डिनाई किया है। अब आपको ये भी मैं ज़रा मौका की मुनासिबत से ये बताता चलूँ कि ईरानियन एयरफोर्स जो है उसकी कोई हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो 1979 से वो सैंक्शंस में अंडर सैंक्शंस हैं। उस वक्त उनके मेजर जो अपना इन्वेंट्री थी वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट की थी। F-14 थे, F-4 थे, F-5 थे, जो उन्होंने ईरान इराक वॉर में इस्तेमाल किए। आपको ये भी हैरानगी होगी सुन के कि अपना एक किताब है प्रॉफिट्स ऑफ वॉर, जिनके ऑथर एक इजरायली इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं जो कि अमेरिका में चले गए थे, वहाँ से उन्होंने ये किताब लिखी है। उन्होंने जो सबसे बड़ा सप्लायर था अपना पार्ट्स का और एमुनिशन का ड्यूरिंग 1980 से लेके 1988 तक, वो इजराइल था। यानी ईरान को सबसे ज़्यादा पार्ट्स और सबसे ज़्यादा एमुनिशन जो सप्लाई किया है वो इस किताब में इन साहब ने जिक्र किया है कि जी इजराइल वाज द मेजर सप्लायर। ये अमेरिकन इन्वेंट्री को मेंटेन करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसके बाद इन्होंने रशियन इक्विपमेंट इनके पास था, इंडक्ट किया हुआ है, तो उसमें Su-24 भी हैं, MiG-29 भी हैं, F-7s भी हैं, कुछ इनके पास F-1s है, लेकिन ये बहुत ऑब्सोलीट हैं, बहुत ऑब्सोलीट है और इनकी कुछ सर्विसिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी इस जंग में आज तक कभी भी ये कोई ख़ास खबर नहीं आई है कि जी उनके एयरफोर्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया एज फार एज एयरफोर्स के जहाज़ आर कंसर्न। या हमें एयर डिफेंस सिस्टम तक भी मेरा ख्याल है सबको पता कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी शायद इतना फ़ाल नहीं था और ना वो कोई ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें एयर डिफेंस। नहीं तो उनके क्या कहते हैं जहाज़ जो आते गए और बमबारी करते रहे, 12,000 से ज़्यादा टारगेट्स पे उन्होंने अपना बमबारी की। कतर के लिए मेरा नहीं ख्याल है कतर को उसमें कोई एडवांटेज है उन पे पायलट्स को रखने में, क्योंकि अपना कतर भी नेगोशिएशंस में, मीडिएशन में एक बहुत फाल रोल अदा कर रहा है। ये जो अमेरिका की और ईरान की जंग चल रही है, पूरी दुनिया मुतासर हुई पड़ी है, ये कब तक चलेगी? लोग हमसे सादा अल्फाज में पूछते हैं कि ये जंग कब ख़त्म होगी, तेल कब सस्ता होगा, पाकिस्तान में कब बेहतरी आएगी। 3 मुल्कों का मुआहदा हो चुका है, ये मुआहदे के समरात पाकिस्तान कब तक आएंगे? क्या देख रहे हैं मार्शल साहब? अब शहजाद बड़े इसका जवाब बड़ा मुश्किल है देना। वजह यह है कि मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ में ले जाता हूँ।
ये जो कोरियन वॉर हुई थी ये कोई 3 साल की वॉर थी, और उसके अंदर क्या कहते हैं 2 साल तक ये नेगोशिएशन चलती रही, और आज तक उसकी पीस ट्रीटी नहीं हुई, आर्मिटेज हुआ, यानी शूटिंग बंद हो गई, लेकिन पीस ट्रीटी नहीं है आज तक। आज के अखबार में शायद आपने देखा हो कि अपना साउथ कोरिया ने अपना ख्वाहिश जाहिर की है कि इस आर्मिटेज को पीस ट्रीटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और नॉर्थ कोरिया से बात करने की ज़रूरत है। सिमिलरली वियतनाम वॉर 20 साल चली थी, और उसकी जो नेगोशिएशंस हैं पीस ट्रीटी की वो 4 साल से ज़्यादा चली थी। और अब क्योंकि हम सब भूल जाते हैं उस ज़माने की में किस तरीके से नेगोशिएशंस हुई, कितनी मीटिंग्स हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वियतनाम वॉर के सिलसिले में तकरीबन 200 से ज़्यादा तो अपना पब्लिक मीटिंग्स हुई, और 50 के करीब या तकरीबन प्राइवेट मीटिंग्स हुई थी। तो मुझे भी अब ये ऐसे लग रहा है कि ये वही पैटर्न चल रहा है नेगोशिएशंस का, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं वो अपना बयानबाजी से अपना पीछे नहीं हट रहे हैं। आपने डिफेंस पैक्ट की बात की कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट की आपने बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत तारीखी एक मुआहिदा है, बहुत तारीखी मुआहिदा है, क्योंकि ये तीनों जो हैं इनकी कंबाइंड मिलिट्री फोर्स जो है ना वो तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों की है। उनकी एयर फोर्सेस हज़ार जहाज़ों से ज़्यादा की एयर फोर्सेस की कैपेबिलिटी बन जाती है। उसके अलावा जो कैपेबिलिटीज़ हैं डिफेंस में वो हम सबको पता बहुत कैपेबल है। टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी बहुत वसी है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री वो भी बहुत बेहतर होती चली जा रही है, स्पेशली इन जो साइबर सिक्योरिटी में, AI में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कोई शक नहीं है कि ये बहुत तारीखी मुआहिदा, लेकिन एट द सेम टाइम ये मुआहिदा ऐसा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ डिफेंस के लिए है। ये इसमें कोई ऑफेंसिव वो एलिमेंट नहीं है। हालांकि अपना मिलिट्री स्ट्रेटजी में कहते हैं कि जी दी ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, हाउएवर इसमें बड़ा उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि ये सिर्फ डिफेंसिव पर्पसेस के लिए ये जो अपना ट्राइलैटरल अपना ये जो मुआहिदा हुआ है ये उस वजह से हुआ है। ईरान जो है कोई पस मंजर तैयार कर रहा है, कोई फौजी उतारे जा सकते हैं, पासदारान इनकलाब कहीं एंटर हो सकते हैं मुसलमान ममालिक के ऊपर, को बात बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सका। तो फिर ये ईरान वाली कोई इस तरह की बात तो नहीं आप समझ रहे एयर मार्शल साहब? मुझे शहजाद नहीं लगता इतना कि ऐसी कोई बात हो सकती है, क्योंकि इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। कतर में बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने का क्या फ़ायदा है जब ये इन्होंने तमाम अब जो इनके जो क्लेम्स हैं ईरान के कि इनके तमाम US बेसिस को उन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है गल्फ स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो अब भी बूट्स ऑन ग्राउंड में अगर उतारते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो फ़ायदा किसका है? फ़ायदा ईरान का तो नहीं नज़र आ रहा है, फ़ायदा तो इजराइल का नज़र आ रहा है। इसराइल की बात की है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो 3 पायलट्स की बात ईरान कर रहा है वो बेसिकली इसराइल के पास है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होंगे ना उनके 3 पायलट, तो अगर कतर में नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि इसराइल के पास हो सकते हैं? ऐसी भी खबरें आ रही हैं। नहीं, पॉसिबल इसलिए नहीं है अपना फातिमा कि मुझे ये बताएं फ़राह कि मुझे ये बताइएगा कि आप 2 मार्च 2026 को अगर ये वाक़या हुआ है तो वावेला मचा देना था इसराइल ने, वावेला मचा देना था USA ने अगर उनके पास ये पायलट्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अब जो पायलट्स को निकालने की कोशिश की ईरान से, उसके ऊपर कितना उसके ऊपर मीडिया कवरेज हुई है। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये तो अगर उनके हाथ लग जाते पायलट्स तो उन्होंने तो मीडिया सर्कस बना देना था इस खबर को। तो ये पॉसिबल कैसे है ये कि इनको इस खबर को छुपाने का फ़ायदा क्या है? आप ज़रा सोचिए तो सही कि कोई फ़ायदा है छुपाने का खबर को? क्या इससे क्या मकासद हासिल हो सकते हैं? छुपाने से कोई मकासद हासिल नहीं हो सकता। 14 अगस्त पर हमें बड़ी खुशी होनी थी अगर किसी मुल्क से कोई लेटेस्ट किस्म के 5th जनरेशन के जहाज़ आ जाते। खैर नहीं आए, अगली दफ़ा आ जाएंगे या 2-4 माह बाद आ जाएंगे। को खबर देना पसंद करेंगे मुमकिन तौर पर कब तक हम खुश होंगे, क्योंकि हम प्राउड फील करेंगे अगर इतनी बड़ी चीज़ हमारे मुल्क में किसी मुल्क से नए को जहाज़ आने की बात आपके नोटिस में है? कोई ऐसी बात एयर मार्शल साहब? शहजाद बिल्कुल हैं, और क्या कहते हैं आपको पता है कि चीन से जनाब अली हम अपना जो J-35 हैं वो अब आने के अब उनके साथ बात हो चुकी हुई है।
लेकिन ये याद रखिएगा शहजाद, नए वेपन सिस्टम को इंडक्ट करना और वो भी 5th जनरेशन वेपन सिस्टम को इंडक्ट करना कोई आसान नहीं होता। इसके पीछे बड़ी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी प्लानिंग होती है, लॉजिस्टिक्स का एक पूरा सिस्टम सेटअप करना पड़ता है, सिक्योरिटी का एक सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो हैं, ये इनमें जो एवियोनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो बड़े ही क्या कहते हैं एडवांस नेचर के होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी चंद माह में कोई ना कोई अच्छी खबर इस हवाले से मिलेगी आपको। लेकिन यही बहुत बड़ी खबर है कि जी अम्मा इसकी इंडक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ जाता एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। आइए अब जानते हैं मीर रजा केस में अहम इंकशाफात, और उसके लिए हमें वंस अगेन ज्वाइन किया है आतिफ, क्राइम रिपोर्टर GNN ने। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, कल भी हमारी इस केस के ऊपर बात हुई है, तो क्या अहम इंकशाफात आए हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, इस केस में जो अहम डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि इसके मकतूल की जो पार्टनर हैं और अच्छे दोस्त हैं अहमद, उनकी जानिब से जो है वो अदालत से जमानत ली गई है, और जमानत पर जो है वो एतराज़ात तो भी उठाए गए हैं मकतूल के वकील की जानिब से कि क्या वजह है, क्यों जो है ये जो पार्टनर और दोस्त हैं ये जमानत क्यों हासिल करना चाहते हैं। हमने देखा माजी में जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उनकी जानिब से जो है वो कोताहियां देखने को मिली, जिसकी वजह से फैमिली का एतमाद जो है वो खराब हुआ है। तो एतमाद को बहाल करने के लिए मुमकिन तौर पर अब जो है ये फैसला कर लिया गया है कि मोबाइल फोन जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लैब जाएगा, वहां से जो है इसको खोला जाएगा। खोलने के बाद जो है उससे मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। इसके साथ अहम बात इसमें ये भी है कि अब उस मोबाइल फोन में जो कॉल्स हुई है, लास्ट जो राब्ता रहा है लोगों का मीर रजा के साथ, उन लोगों को जो है सामने तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। जो इससे पहले जो है यानी कि जो आखिरी दिन 29 तारीख है, उस दिन जो है वो मकतूल का राब्ता रहा उनके साथ, और उससे पहले कभी राब्ता नहीं हुआ उस नंबर से। तो उस शख्स पे जो है वो गहरी नजर रखी जा रही है कि आया उसने क्या जो है वो कहा मीर रजा को और क्या बातें हुई। तो इसको जो है वो इस वक्त आतिफ शरीफ साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पंजाब में फ्रांसिक लैब है, सिंध में भी फ्रांसिक लैब है, वहाँ का मुद्दई जो है वकील नासिर जिब्रान जो है वो कहते हैं हमें सिंध हुकूमत पर एतराज़ है, इस मोबाइल को, इस वॉच को आप पंजाब भिजवा दे, और हुकूमत सिंध इस बात को तस्लीम भी करके भिजवा भी रही है। ये बात आप कर रहे हैं, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये तो को बहुत बड़ी शख्सियत क्या शामिल है जो पूरा सिंध पर ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का जबरान साहब ने इज़हार कर दिया, ना IG पर, ना चीफ सेक्रेटरी, ना होम सेक्रेटरी, ना वज़ीर आला। ये क्या हो रहा है? कौन है बीच में जो इस लेवल पर खेल चला गया है, क्यों गया है? देखिए, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एतराज क्यों उठाया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो मोबाइल फोन था इनका जब इदारों के हवाले किया गया था कि उसका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाए, तो उस दौरान जो है इनकी जो स्मार्ट वॉच है उसके ऊपर नोटिफिकेशन देखा गया कि इस मोबाइल फोन को खोलने की किसी की जानिब से जो है कोशिश की गई। iCloud को जब खोला जाता है तो वो नोटिफिकेशन जो है वो देता है कि आपको जो iCloud है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये किसकी जानिब से छेड़छाड़ की जा रही है, इस पर भी जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या वो इदारे जो इनका मोबाइल फोन चेक कर रहे थे वही iCloud खोलने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई तीसरा शख्स जो है वो इसमें शामिल था। इसके साथ अहम बात, एक बड़ी खबर है जो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, तो ये भी सामने आई है कि अब जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है तो कातिल कोई एक शख्स नहीं है, कातिल जो है वो ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से मीर रजा की बॉडी पर तशद्दुद किया गया, जो इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो जो बताती है कि जिस तरह से बुरी तरह मीर रजा को मारा गया है, तो कोई एक शख्स का काम नहीं है, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें हमने देखा जो डॉक्टर थे जिन्होंने पहला मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ ये जो तादाद है ये बढ़ सकती है, जो मजीद लोग हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। ये जो मीर रजा है ये जिस थाने की हदूद से मिसिंग हुए थे, जहाँ इनका मुकदमा दर्ज किया गया था मिसिंग का, उस जो पुलिस अफसर है उस थाने के जो SHO हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उनसे भी जो है वो इंक्वायरी की जा रही है।
उनसे भी बहुत पूछा जा बहुत रहा है कि शुक्रिया आप जो है बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने के लिए। बट आपसे अब मैं जानना चाहूँगी लेटेस्ट अपडेट, लाहौर पुलिस पे जो टारगेट शूटिंग हुई, आपने हमें खबर दी और खबरें आ भी रही हैं कि ये 3 मुलजिम जो थे वो शूट करने के बाद भागे और शेखोपुरा में जा करके टारगेट किलिंग में 2 जो मुलजिम थे वो मारे गए। अब हम बात करते हैं तीसरे की कि तीसरे की क्या अपडेट है, क्या अभी भी वो हिरासत में है या वो कत्ल कर दिए गए हैं, क्या बताएंगे आप, खबरें बताएं। देखिए फराह हाशमी साहिबा, लाहौर में वारदात हुई, एक सब इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल जाँ बहक हो गया, उसके बाद वो तीनों मुलजम उनकी फुटेज मंजर-ए-आम पे आ गई, पेट्रोल पंप पर फायरिंग करते हुए भी देखा गया। फिर वो स्कीम मोड़ पर गए, फिर वहाँ से वो एक गाड़ी को लेते हैं, MCL की गाड़ी है, उसके ऊपर हूटर लगा हुआ है, शेखुपुरा तक जाती है, रास्ते में दूसरी गाड़ी भी लेती हैं, बिल आखिर शेखुपुरा मकाम पर जाकर उनकी क्रॉस फायरिंग हो जाती है। क्रॉस फायरिंग के ऊपर बाप और बेटा दोनों जाँ बहक हो गए। जब दोनों जाँ बहक हो गए, जो असल मुलजम थे, जो शहीद करके आए थे मेरे पुलिस वालों को लाहौर में, वो भी जाँ बहक हो गए। जब जाँ बहक हो गए तो अब ये जो आपका सवाल है ना, वो जो तीसरा शख्स है, मैं पिछले 3 दिन से यही खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तीसरा शख्स कौन है। मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़ी बात कर रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन जो एक पुलिस अफसर ने मुझे दी है और पुलिस इस चीज़ पे तफ्तीश कर रही है कि वो जो तीसरा शख्स है वो दमाद है। दमाद है? जी हाँ, फिजान भट्ट का बहनोई है रेहान। जो फिजान भट्ट पहले मरा था, रेहान अपने बाप के साथ मरा था। इनकी एक बहन है जो शेखुपुरे में मदरसे में पढ़ती है, मानूर। मानूर का जो हस्बैंड है वो जनाब टारगेट किलर, उसके 2 नाम आ रहे हैं, एक तारक खान भी उसका नाम सामने आ रहा है। वो यहाँ से आपने देखा होगा फायरिंग तारक खान भी साथ कर रहा है। जी बिल्कुल, अपने साले के साथ, अपने ससुर के साथ, यू रिमेंबर जी। वो मारने के बाद जब वहां जाता है तो ये दोनों अब जुदा हो रहे हैं। कौन? बाप और बेटा। और जो दामाद है वो अपनी बीवी को पिक करता है और वो रफू चक्कर हो गया। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग आएगी, जिसमें ये आएगा कि मानूर अपने हस्बैंड के साथ या तो गिरफ्तार हो गई या साथी छुड़ा कर ले गए। साथी छुड़ा कर ले गए, ये भी पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं, या छुड़ा के ले चुके हैं? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक पुलिस ने काम है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे दोस्त हैं, बाप कह रहे हैं कि जनाब मानूर गिरफ्तार है, उसका हस्बैंड गिरफ्तार है। जो मेरी तहकीक और तफ्तीश है इसके मुताबिक तीसरा साथी ताहाल मफरूर है। जिस घर, आप गौर कर लेना, छोटी सी मैं 1 मिनट की एग्जांपल देता हूँ। 3 अफराद एक घर में, उस घर में जाकर घुस जाते हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर। उस घर के अंदर एक खातून है, 3 बच्चे हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस फायरिंग करती है, क्रॉस फायरिंग होती है। अगर क्रॉस फायरिंग होती है तो उस मौके पर 2 बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। अच्छा, तीनों बच्चे और खातून को इन मरने वालों ने नहीं मारा, ठीक है, ये इनका पॉजिटिव पहलू है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर तीसरा बंदा साथ होता, या तो वो हिरासत में आता या मारा जाता। इसका मतलब ये है कि ना वो हिरासत में आया ना वो मारा गया। कौन? दामाद। अगर दामाद नहीं था तो इसका मतलब ये है कि उस मौके पर 2 ही अफराद थे। तीसरा शख्स जो है वो अपनी बेगम को मदरसे से लेकर मानूर को लेकर रफू चक्कर हो गया। फैमिली ही आई थिंक क्राइम में इन्वॉल्व है। इसी के साथ वक्त शो का खत्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। दिस वाज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।